नमस्कार साथियों, ये निर्वाचन आयोग लेक्चर सीरीज का सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में अपन ने निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान एवं निर्वाचन सुधार समितियों का अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम निर्वाचन समितियों एवं निर्वाचन से संबंधित समय समय पर हुए भारत में प्रमुख सुधारों का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस लेक्चर से। सबसे पहले हम एक निगाह में देख लेते हैं कि निर्वाचन से संबंधित प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है हमारी संथानम समिति। संथानम समिति के अध्यक्ष थे श्री के संथानम और 1962 में ये समिति स्थापित हुई थी। इस समिति की प्रमुख सिफारिश थी कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कर दी जाए, अर्थात चुनावों में जो उम्मीदवार होते हैं उन उम्मीदवारों के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नेसेसरी की जाए। राजस्थान में कुछ हद तक ये प्रावधान लागू हुआ था। इसके बाद स्थापित हुई तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति के अध्यक्ष थे श्री वी.एम. तारकुंडे। वर्ष 1974 में तारकुंडे समिति स्थापित हुई थी, जिसकी प्रमुख सिफारिश थी कि वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी जाए। और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर ही आज 18 वर्ष का जो व्यक्ति होता है वो मतदाता के रूप में अपना वोट देता है। इसके बाद स्थापित हुई शकधर समिति। श्री श्यामलाल शकधर इस समिति के अध्यक्ष थे। वर्ष 1981 में समिति स्थापित हुई थी, जिसने सिफारिश की थी कि मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य किया जाए। इसके बाद गोस्वामी समिति स्थापित हुई, जिसके अध्यक्ष थे श्री दिनेश गोस्वामी। वर्ष 1990 में समिति स्थापित की गई थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया जाए। आरक्षण के लिए चक्रानुक्रम पद्धति अनिवार्य हो। जैसे अभी नगर निगम, नगर पालिका के मेयर के विशेष रूप से जो चुनाव होते हैं अध्यक्षों के, उसमें जो चक्रानुक्रम चुनाव पद्धति होती है ना कि एक बार सीट रिजर्व रहती है ओबीसी के लिए, फिर एक बार एससी के लिए, फिर एक बार एसटी के लिए। ये इस चीज की सिफारिश की थी श्री गोस्वामी समिति ने। इन्होंने ही कहा था कि फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र भी अनिवार्य किए जाए। जबकि आप ध्यान दो कि शकधर समिति का कहना था कि मतदाताओं के लिए सिर्फ परिचय पत्र अनिवार्य किए जाए, जबकि गोस्वामी समिति की सिफारिश थी कि फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य किए जाए। इसके बाद स्थापित हुई शेषन समिति। शेषन समिति के अध्यक्ष थे श्री टी.एन. शेषन जी। वर्ष 1992 में समिति स्थापित हुई थी। इस समिति की प्रमुख सिफारिश थी कि एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ना प्रतिबंधित हो। जो उम्मीदवार होते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं, कभी कभी ये होता था या होता है भी कि वे एक से अधिक स्थानों पर 2 या 3 स्थानों से चुनाव लड़ लिया करते हैं। इस चीज़ को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की थी शेषन समिति ने। इसके बाद स्थापित हुई श्री इंद्रजीत समिति। इंद्रजीत गुप्त इसके अध्यक्ष थे। वर्ष 1998 में ये समिति स्थापित हुई थी। समिति के अनुसार चुनाव व्यय हेतु सार्वजनिक कोष का सृजन, अर्थात वे उम्मीदवार जो चुनाव में बहुत ज़्यादा धन व्यय करते हैं या कोई भी उम्मीदवार है उसने चुनाव प्रचार में जो धन व्यय किया है उसके सोर्सेस बताने के लिए कहा था इंद्रजीत समिति ने। फिर मोइली समिति स्थापित हुई, जिसके अध्यक्ष थे श्री वीरप्पा मोइली। वर्ष 2007 में समिति स्थापित हुई थी और इस समिति का कहना था कि शासन में नैतिकता है। एक्चुअल में ये चुनाव से संबंधित इन्होंने प्रावधान दिए थे। वास्तविकता में ये समिति एक प्रशासनिक सुधार आयोग के रूप में स्थापित हुई थी। इसके बाद स्थापित हुई रेड्डी समिति, जिसके अध्यक्ष थे श्री जीवन रेड्डी जी। वर्ष 2011 में ये समिति स्थापित हुई। प्रमुख सिफारिश थी कि राजनीतिक दलों का चुनाव के समय विलय पर प्रतिबंध हो। क्या होता है कि बहुत सारे राजनीतिक दल चुनाव के टाइम पर विलय कर लेते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी रेड्डी समिति ने। फिर स्थापित हुई वर्मा समिति। वर्मा समिति के अध्यक्ष थे श्री जी.एस. वर्मा।
वर्ष 2013 में समिति स्थापित हुई थी और इन्होंने आपराधिक कानून में संशोधन की सिफारिश की थी कि अपराध जितने भी होते हैं चुनाव के टाइम पर उन्हें थोड़ा कठोर किया जाए। और इन्हीं समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्वाचन से संबंधित समय समय पर कुछ संशोधन हुए हैं, जैसे 8वां संविधान संशोधन। 8वां संविधान संशोधन हुआ था अनुच्छेद 334 में जनवरी 1960 में। ये संशोधन आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। ये संशोधन हुआ था कब? जनवरी 1960 में। और इस संशोधन के माध्यम से ही SC ST व एंग्लो इंडियन के आरक्षण की समय सीमा 10 और वर्षों के लिए बढ़ा दी गई थी। इससे पूर्व द्वितीय संविधान संशोधन भी हुआ था, जिसका इफेक्ट पड़ा था अनुच्छेद 81(1)(b) में, 81(1)(b) में इफेक्ट पड़ा था। ये संविधान संशोधन हुआ था मई 1953 में और इसके माध्यम से संसदीय क्षेत्र की अधिकतम जनसंख्या सीमा को समाप्त किया गया था। संसदीय क्षेत्र की मतलब कोई भी चुनाव क्षेत्र हो जहां से एक कैंडिडेट उम्मीदवार के रूप में खड़ा है, तो वहां पर पहले जनसंख्या की एक सीमा थी, उस चीज को समाप्त किया था द्वितीय संविधान संशोधन। और इसके माध्यम से संशोधन हुआ था अनुच्छेद 81(b) में। कब हुआ था ये संशोधन? ये संशोधन हुआ था मई 1953 में। इसके बाद हुआ 11वां संविधान संशोधन। ये भी आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है। ये जो 11वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से संशोधन किया गया अनुच्छेद 66 में और अनुच्छेद 71 में। ये संशोधन हुआ था दिसंबर 1961 में और इसके माध्यम से उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता था उसमें संयुक्त संसदीय अधिवेशन की जगह चुनाव की अनिवार्यता की गई। अर्थात ये जो 11वां संविधान संशोधन है, जिसका इफेक्ट पड़ा था अनुच्छेद 66 से 71, जो कि हुआ था दिसंबर 1961 में, वो संबंधित था उपराष्ट्रपति के चुनाव से। इसके बाद है 45वां संविधान संशोधन। इसका इफेक्ट पड़ा अनुच्छेद 344 में। ये हुआ जनवरी 1980 में और इस संविधान संशोधन के माध्यम से SC ST व एंग्लो इंडियन के आरक्षण की जो समय सीमा है वो फिर से 10 वर्षों के लिए बढ़ाई गई। इसके बाद 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन संबंधित है एंटी डिफेक्शन लॉ अर्थात दल बदल कानून से। इसका इफेक्ट पड़ा अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 पर। मार्च 1985 में ये संविधान संशोधन हुआ और दल बदल कानून में परिवर्तन किए गए। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन मार्च 1989 में और मतदान की जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 61वें संविधान संशोधन वर्ष 1989 से ही मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी। इसके बाद 62वां संविधान संशोधन। इसका इफेक्ट पड़ा अनुच्छेद 334 पर। यह हुआ दिसंबर 1989 पर और इसके माध्यम से SC ST व एंग्लो इंडियन के आरक्षण की जो आयु है वो फिर से 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई। पुनः 95वां संविधान संशोधन। इसका इफेक्ट भी पड़ा अनुच्छेद 334 में। ये हुआ जनवरी वर्ष 2010 में और इससे भी SC ST व एंग्लो इंडियन के आरक्षण की जो आयु है वो 60 से 70 वर्षों तक के लिए बढ़ा दी गई। मतलब 10 वर्ष करते हुए ये आरक्षण जो है निरंतर बढ़ रहा है। फिर हाल ही में 104वां संविधान संशोधन हुआ जनवरी 2020 में और इससे भी SC ST तथा एंग्लो इंडियन के आरक्षण की समय सीमा को बढ़ा दिया गया। हालांकि अब एंग्लो इंडियन के आरक्षण से संबंधित जो मुद्दा है ये अब समाप्त कर दिया गया है। सिर्फ आरक्षण रिलेटेड है किससे? अनुसूचित जाति और जनजाति से। अब हम देखते हैं 1996 के पहले जो चुनाव सुधार हुए हैं वो कौन कौन से चुनाव सुधार हुए। सबसे पहले तो ये है वोट देने की आयु में या वोट देने की जो आयु है उसको घटाया गया। वर्ष 1989 में अभी जो अपन ने पढ़ा है कि 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा के साथ साथ विधानसभाओं के चुनाव में भी वोट डालने की जो उम्र है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद
चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति। इसका मतलब ये है कि 1988 में प्रावधान किया गया कि चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने, पुनरीक्षण एवं संशोधन करने के काम में जितने भी पदाधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहेंगे, उन्हें यह काम करते रहने की अवधि तक चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्त माना जाएगा। इस अवधि के दौरान में कर्मचारी चुनाव आयोग के नियंत्रण, देखरेख व अनुशासन के अधीन ही रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अपन ने पढ़ा था निर्वाचन आयोग में, तो कहना चाहिए एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, बाकी दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। लेकिन चुनाव के टाइम पर अन्य विभागों के बहुत सारे अधिकारी व कर्मचारी निर्वाचन आयोग के लिए काम करते हैं। तो जब तक ये अवधि चलती रहेगी, भले अधिकारी या कर्मचारी किसी भी विभाग का क्यों ना हो, वो प्रतिनियुक्त माना जाएगा चुनाव आयोग में। और उस दौरान चुनाव आयोग के जितने भी निर्देश हैं, नियम हैं, कानून हैं, उसी के अधीन वो अनुशासित रहेगा। इसके बाद है प्रस्तावकों की संख्या में भी वृद्धि की गई। क्या होता है, पहले अपन इस प्रावधान को समझ लेते हैं कि 1988 में राज्यसभा एवं राज्यों की विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों पर प्रस्तावकों के रूप में हस्ताक्षर करने वाले निर्वाचकों की संख्या बढ़ाकर चुनाव क्षेत्र के कुल निर्वाचकों का 10% या ऐसे 10 निर्वाचक जो भी कम कर दिया गया। ऐसे व्यर्थ के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया गया। क्या होता है कि चुनाव के टाइम पर बहुत सारे लोग उम्मीदवार के रूप में खड़े हो जाते हैं, इसलिए उम्मीदवारी में या उम्मीदवार के रूप में जो भी व्यक्ति आगे आ रहा है वो गंभीर प्रवृत्ति का हो, अर्थात उसे वास्तविकता में चुनाव लड़ना हो। ऐसे ही व्यक्तियों को प्रस्तावकों के रूप में चुना जाए, ये मुख्य प्रावधान था। और इसके लिए प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि की। प्रस्तावक वो होते हैं जो नामांकन के समय अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कि ये व्यक्ति जो कि इस चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा है, वह वास्तविकता में उस लायक है अथवा नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा एवं राज्यों की विधान परिषद जो कि उच्च सदन होता है स्टेट्स में, उनमें जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए कुल निर्वाचकों का 10% या ऐसे 10 निर्वाचक जो भी कम प्रस्तावकों के रूप में रखा गया। और इसका उद्देश्य क्या था? व्यर्थ के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकना। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ। तो 1989 में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल की व्यवस्था की गई थी। प्रयोग के तौर पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के विधानसभा के चुनावों में हुआ। 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम पूरे राज्य में इस्तेमाल की गई। ठीक है, कब हुआ था? 1989 के चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ। फिर प्रायोगिक तौर पर पहली बार 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली विधानसभा चुनावों में, और 1999 में गोवा विधानसभा चुनावों में ईवीएम का प्रयोग पूरे राज्य में हुआ। इसके बाद बूथ कब्जा से संबंधित क्या होता था? कभी कभी जो उम्मीदवार होते थे वो पूरे वोटिंग बूथ पर ही कब्जा कर लेते, तो फर्जी वोट डालते थे। तो उससे रिलेटेड भी एक कानून लाया गया और एक नियम लाया गया कि 1989 में बूथ कब्जा होने पर चुनाव स्थगित करने या रद्द करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये प्रमुख ऐसे कहना चाहिए कि चुनाव सुधार हैं जो 1996 के पहले हुए थे। अब अपन पढ़ते हैं 1996 के बाद हुए चुनाव सुधार। 1996 के बाद के जो चुनाव सुधार हुए हैं वो इस प्रकार है। पहले क्यों हुए थे ये चुनाव सुधार? तो 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने, उस समय सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया। ठीक है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे
उनकी पार्टी थी राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी, उन्होंने जो कानून मंत्री थे उस समय के श्री दिनेश गोस्वामी, उनकी अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति स्थापित की। समिति ने 1990 में अपनी रिपोर्ट दी और चुनाव सुधार के कुछ सुझाव भी दिए, जैसे उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना। जो वोटिंग लिस्ट है उसमें उम्मीदवारों के जो नाम हैं वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार पहले, फिर पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम रहेंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और मतपत्र में उनका नाम अलग अलग उपरोक्त क्रम में ही रहेंगे तथा सभी वर्गों के नामों को वर्ण क्रम अनुसार रखा जाएगा। वर्ण क्रम अनुसार का मतलब है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके अनुसार इनके नाम रखे जाएंगे, लेकिन फॉर्मेट ये होगा, पहले होंगे कौन, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार, दूसरे होंगे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार और तीसरे होंगे निर्दलीय उम्मीदवार। राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून अर्थात राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम 1971 के तहत कुछ अपराधों के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति 6 साल तक लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। ठीक है, और वे हैं राष्ट्रीय झंडे का अनादर करने को अपराध माना जाएगा, भारत के संविधान का अनादर करना भी अपराध होगा, और तीसरा है राष्ट्रगान गाने से रोकना भी एक प्रकार का अपराध होगा। और ऐसा करने वाला व्यक्ति 6 सालों तक लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों में भागीदार या उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतर सकता। इसी प्रकार शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाए गए। मतदान खत्म होने की अवधि के 48 घंटे पहले तक मतदान केंद्र के इलाके में किसी दुकान, खाने की जगह, होटल या किसी भी सार्वजनिक व निजी स्थल में किसी तरह के शराब या नशीले पेय नहीं बेचे जाएंगे और ना ही बांटे जा सकते। इस कानून का उल्लंघन करने वाले को 6 माह की कैद व 2000 रुपए के जुर्माने की सजा का भी प्रावधान किया गया। इसी प्रकार प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि की गई। लोकसभा व विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगर किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का उम्मीदवार नहीं है, ठीक है, तो उसके नामांकन पत्र पर क्षेत्र के 10 पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में होना ही चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी उम्मीदवार है जो किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है और एक निर्दलीय सदस्य के रूप में विशेष रूप से खड़ा हो रहा है, तो जिस क्षेत्र से वह चुनाव में खड़ा हो रहा है उस क्षेत्र के जो मतदाता हैं या पंजीकृत मतदाता के रूप में जो व्यक्ति हैं उनके लिए या वे कम से कम 10 व्यक्ति, 10 पंजीकृत मतदाता को प्रस्तावक के रूप में उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त दल का है तो सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होगी। अब मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का नहीं है तो 10 प्रस्तावक, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का है तो एक प्रस्तावक की जरूरत होगी। और ऐसा क्यों किया गया है? तो वही व्यर्थ के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए इस प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं। फिर प्रावधान है उम्मीदवार की मृत्यु से संबंधित। तो मतदान के पूर्व चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का निधन हो जाने पर चुनाव रद्द नहीं होगा। हालांकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का निधन होने की स्थिति में उस दल का 7 दिनों के अंदर दूसरा उम्मीदवार देने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार है और उसका देहांत हो जाता है तो उस स्थिति में चुनाव रद्द नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं उपचुनाव की समय सीमा। तो संसद या राज्य विधानमंडल की किसी सदन की सीट खाली होने के 6 माह के अंदर उपचुनाव कराना होगा। पहले ये प्रावधान नहीं था, अब प्रावधान हो गया, 6 माह के अंदर चुनाव कराना होगा। और ये व्यवस्था 2 स्थितियों में लागू नहीं होती है। ऐसे आमतौर पर तो 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने चाहिए, लेकिन 2 स्थितियां ऐसी हैं जब ये व्यवस्था लागू नहीं होती है।
पहली है, जिस सदस्य की खाली जगह भरी जानी है उसका कार्यकाल अगर 1 साल से कम अवधि का बचा है तो फिर उपचुनाव नहीं होगा, फिर सीधा आम चुनाव ही होगा। दूसरा है, जब चुनाव आयोग केंद्र सरकार से सलाह मशवरा कर यह सत्यापित करे कि निर्धारित अवधि के अंदर उपचुनाव कराना कठिन है तो ही ये उपचुनाव 6 माह के अंदर नहीं होगा, नहीं तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चुनाव सुधार की, जो है मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश माना जाएगा। किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या अन्य संस्थान में कार्यरत पंजीकृत मतदाता को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश मिलेगा। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति भले गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, उस दिन अवकाश मतलब उस दिन उसको छुट्टी मिलना चाहिए वोट देने के लिए, और कोई भी संस्था उसका वेतन भी नहीं काट सकती। यह नियम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। मतलब जो पर डे सैलरीड व्यक्ति हैं उन पर भी ये नियम लागू होता है। इसका उल्लंघन करने पर नियोजक को 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरा है, 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध किया गया। एक साथ हो रहे आम चुनाव या उपचुनाव में कोई उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा की 2 से अधिक सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता। प्रतिबंध राज्यसभा और राज्य की विधान परिषदों की द्विवार्षिक उपचुनाव पर भी लागू होगा। मतलब कोई भी एक उम्मीदवार है वो ज्यादा से ज्यादा 2 निर्वाचक स्थलों से ही चुनाव लड़ सकता है, 2 से अधिक निर्वाचक स्थलों से चुनाव नहीं लड़ सकता, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का। इसी प्रकार हथियारों पर भी रोक लगाई गई। तो किसी मतदान केंद्र के आसपास किसी तरह के हथियार के साथ जाना सांघिक अपराध है। ऐसा करने पर 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया। चुनाव प्रचार की अवधि में भी कमी की गई। नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि और मतदान की तिथि के बीच न्यूनतम अंतराल 20 दिनों से घटाकर 14 दिन का कर दिया गया है। नामांकन मतलब निर्वाचन आयोग के समक्ष उम्मीदवार जो नामांकन पत्र भरता है और मतदान की तिथि के बीच में चुनाव प्रचार का जो समय मिलता है, जो पहले 20 दिन का था अब 14 दिन का कर दिया गया। इसी प्रकार राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया। 1971 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक के निर्वाचकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। इसी तरह उपराष्ट्रपति पद के लिए यह संख्या 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। साथ ही निरर्थक उम्मीदवारों को रोकने के लिए दोनों पदों का चुनाव लड़ने की जो जमानत राशि थी वो 2500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई। इसी प्रकार चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना, तो 1998 में यह व्यवस्था की गई कि स्थानीय शासन, राष्ट्रीयकृत बैंक, विश्वविद्यालय, जीवन बीमा, लोक उपक्रम एवं सरकारी सहायता पाने वाले दूसरे संस्थानों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात के लिए बुलाया जा सकता है। मतलब ऐसा कोई भी संस्था है जिसको सरकारी सहायता मिलती है, उनके कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी करने के लिए बुलाया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहना चाहिए चुनाव के दिन उम्मीदवार के मतदाता के रूप में अपना मत नहीं दे पाते थे, उनके लिए भी एक व्यवस्था की गई और वो है डाक मतपत्र के जरिए वोट डालना। अब ये व्यवस्था क्या है, तो 1993 में कुछ खास तरह के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के जरिए वोट देने की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार प्रॉक्सी के जरिए वोट देने की सुविधा। प्रॉक्सी कौन होता है? एक व्यक्ति जिसको कोई मतदाता अपने स्थान पर चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में मतदान करने के लिए भेज देता, लड़ने के लिए नहीं। 2013 में सशस्त्र सेना में कार्यरत वोटर और ऐसे सशस्त्र सेना में कार्यरत लोगों को जहां सेना अधिनियम लागू होता है को प्रॉक्सी के जरिए वोट देने का विकल्प चुनने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। ऐसे वोटर जो प्रॉक्सी के जरिए वोट डालना चाहते हैं उन्हें निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रॉक्सी नियुक्त करना होगा और इसकी सूचना अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को देना होगी। मतलब वे लोग जो सेना से संबंधित हैं वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो निर्वाचन अधिकारी कार्यरत है
उससे ये बता सकते हैं कि उनका प्रॉक्सी कौन है। ठीक है, तो वो प्रॉक्सी उनके स्थान पर वोट देगा। इसी प्रकार यात्रा व्यय में भी छूट दी गई। इसके अनुसार 2003 के प्रावधान के अनुसार राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार करने वाले नेताओं का यात्रा व्यय उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब ये तो बताना होता है कि चुनाव खर्च में या चुनाव के एडवर्टाइजमेंट में जो पैसा खर्चा हुआ है वो कहाँ से आया। तो इसमें कहना चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो यात्रा की जा रही है उस पर जो व्यय हुआ है वो चुनाव खर्च में कैलकुलेट नहीं होगा। इसी प्रकार राज्यसभा के चुनाव में भी कुछ बदलाव हुए हैं और वो ये हैं कि 2003 में राज्यसभा चुनाव से संबंधित कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आवासीय अर्हता हटा ली गई है। इसके पहले उम्मीदवार को जिस राज्य से निर्वाचित होना था उसे वहां का मतदाता होना जरूरी था। मतलब जैसे हमारे संसदीय क्षेत्र से या राज्यसभा क्षेत्र से अगर कोई उम्मीदवार चुना जा रहा है तो उसके लिए अनिवार्य यह था कि वो मध्य प्रदेश का वोटर हो, लेकिन अब इसका देश के किसी संसदीय क्षेत्र का वोटर होना पर्याप्त होगा। अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है तो वो भारत के किसी भी निर्वाचक क्षेत्र से एक वोटर क्यों ना हो, ये बस यही अनिवार्यता रखी गई है कि बस उसका एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, फिर वो भारत के किसी भी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा चुनाव में गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान शुरू किया गया। ऐसा राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग पर रोक लगाने एवं पैसे के खेल को समाप्त करने के लिए किया गया। नई व्यवस्था राजनीतिक दल के निर्वाचक को मतपत्र पर मुहर लगाने के बाद अपनी पार्टी के नामित एजेंट को मतपत्र दिखाना होता है। मतलब खुला मतदान का मतलब ये होता है कि राज्यसभा के लिए जो वोटिंग हो रही है उसमें अब कोई भी कैंडिडेट अपने मतपत्र को शो कर सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उस किसी पार्टी से रिलेटेड एक नामित एजेंट हो। पहले उसने किसको वोट दिया है ये नहीं बता सकता था, लेकिन अब वो बता सकता है। दूसरा सुधार है मतदाता सूची की निःशुल्क आपूर्ति। 2003 के प्रावधान के अनुसार सरकार लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को मतदाता सूची के प्रति तथा आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। मतदाता सूची की प्रति का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, इसकी कॉपी उपलब्ध करा दी जाती है। ठीक है, 2003 के प्रावधान के अनुसार सरकार लोकसभा व विधानसभा चुनाव के में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवारों को मतदाता सूची की एक प्रति एवं कुछ आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करा सकती है। इसी प्रकार राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो 2003 में राजनीतिक दलों को किसी व्यक्ति या सरकारी कंपनी को छोड़कर बाकी किसी कंपनी से कोई भी राशि स्वीकार करने की स्वतंत्रता थी। अब आयकर में राहत का दावा करने के लिए उन्हें 20,000 रुपए से अधिक के हर चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देना होगी कि किस कंपनी से उन्हें चुनाव के समय कितना फंड मिला है। अगर 20,000 रुपए से अधिक का है तो फिर वो सोर्सेस बताने पड़ेंगे। साथ ही चंदे के रूप में दी गई रकम पर कंपनी को भी आयकर में छूट मिलेगी, और अगर कंपनी ने चंदे के रूप में पैसा दिया है तो कंपनी को टैक्स में छूट मिलेगी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन। 2003 के प्रावधान के तहत किसी मुद्दे को दिखाने या प्रचारित करने या जनता को संबोधित करने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को केबल टीवी नेटवर्क तथा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समान रूप से समय आवंटित करेगा। यह आवंटन पिछले चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपलब्धियों के आधार पर ही होगा। तो सभी को इक्वल टाइम मिलेगा, लेकिन कोई ऐसा राजनीतिक दल है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुका है उसको कहना चाहिए ज्यादा समय मिल सकता है, ये निर्धारित करेगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो इतने सुधार थे जो 1996 के बाद हुए।
अब हम रुख करते हैं कि 2010 से लेकर अब तक कितने चुनाव सुधार हुए। तो एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। अभी एग्जिट पोल क्या होता है कि जब चुनाव कॉन्टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद एक सर्वेक्षण होता है कि कौन सी पार्टी जीत सकती है, उसको कहा जाता है एग्जिट पोल। 2009 के प्रावधान के अनुसार लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव के दौरान एग्जिट पोल करने और उसके परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई है। एग्जिट पोल का मतलब जनमत सर्वेक्षण है कि वोटर ने किस तरह वोट किया है या फिर चुनाव में सभी वोटरों ने किस राजनीतिक दल या उम्मीदवार के बारे में क्या सोचा है। तो उससे एक निष्कर्ष लगा लिया जाता है कि निकट भविष्य में कौन सा उम्मीदवार उस क्षेत्र से जीत रहा है या किस पार्टी की सरकार बन रही है। इस पर भी अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है वर्ष 2009 में। अब अयोग्य घोषित कराने के लिए मामला दर्ज कराने की समय सीमा, इस समय सीमा को भी निर्धारित कर दिया गया है। इसमें भ्रष्ट तरीका अपनाने का दोषी पाए गए व्यक्ति को अयोग्य करार देने के लिए उसके समय को 3 माह के अंदर राष्ट्रपति के पास पेश करने का समय अधिकृत अधिकारी को दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसा उम्मीदवार मिला है जिसने, कहना चाहिए, चुनाव के कायदे एवं कानून का उल्लंघन किया है, तो उस क्षेत्र का जो निर्वाचन अधिकारी है उसकी टाइम लिमिट है 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अधीन वो इस मामले को राष्ट्रपति के समक्ष उठा सकता है। 3 मंथ से ज्यादा का टाइम पास आउट हो गया तो फिर वह उम्मीदवार, कहना चाहिए कि अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। इसकी टाइम लिमिट अब फिक्स की जा चुकी है। फिर है भ्रष्ट तरीके से घेरे में सभी अधिकारी या भ्रष्ट तरीके के घेरे में सभी अधिकारी। इसका मतलब ये है कि 2009 में सभी अधिकारी, चाहे वे सरकारी सेवा में हो या चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव संचालित करने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए, को किसी उम्मीदवार के चुनाव में उसकी जीत की संभावना बढ़ाने के लिए किसी तरह की मदद लेने पर भ्रष्टाचार तरीके का अपनाने के घेरे में लेने का प्रावधान किया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति है जो कि चुनाव ड्यूटी कर रहा है, अगर वो कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे किसी उम्मीदवार के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए, जीतने की चांसेस बढ़ जाए, तो उसे भ्रष्टता के घेरे के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। इसी प्रकार से जमानत राशि में भी बढ़ोतरी की गई। तो 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि सामान्य कोटि के उम्मीदवार के लिए 10,000 से बढ़ाकर अब 25,000 कर दी और SC ST के उम्मीदवारों के लिए 5,000 से बढ़ाकर अब 12,000 रुपए कर दी गई। क्यों कर दी गई? तो वही है कि जो सीरियस कैंडिडेट है सिर्फ वही लोग चुनाव में खड़े हों, ऐसा ही करने के लिए चुनाव में जो, कहना चाहिए, जमानत राशि है उसकी समय समय पर बढ़ोतरी की जाती है। अब ये तो हो गई लोकसभा चुनाव की। अब अपन बात करते हैं राज्य विधानसभाओं की। तो राज्य विधानसभा में जनरल कैटेगरी का जो उम्मीदवार है उसकी जमानत राशि 5,000 से बढ़ाकर अब 10,000 कर दी गई और SC ST के जो उम्मीदवार हैं उनकी 2,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है। और ऐसा गंभीर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए किया गया। इसका मतलब ये है कि जो सीरियस कैंडिडेट है वही कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हो। इसी प्रकार से जिले में अपीलीय अधिकारी, 2009 में मतदाता निबंधन पदाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ सुनवाई के लिए जिले में अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। मतदाता निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध यदि सुनवाई करानी है तो एक और नया पद सृजित हुआ है और वो है कौन? अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो वर्ष 2010 में विभिन्न कारणों से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट देने का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार भारत का हर नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है और जो नौकरी, शिक्षा या किसी अन्य कारण से भारत के अपने सामान्य निवास के बजाय विदेश में रह रहा है, अपना नाम अपने संसदीय विधानसभा क्षेत्र जो कि उसके पासपोर्ट में अंकित है कि मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है और वह वोट दे सकता है।
ठीक है, तो ये कुछ चुनाव सुधार थे जो वर्ष 2010 के बाद हुए थे। अब अपन चलते हैं नोटा तथा वोट वेरीफायर प्रणाली की तरफ। लोकतंत्र प्रणाली को स्पष्ट पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के अलावा एक बटन नोटा को लागू करने के आदेश दिए गए। सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ विधानसभा में पहली बार इस नोटा बटन का प्रयोग हुआ। एक गैर सरकारी संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार में से किसी एक के पक्ष में मत देने के लिए मतदाता बाध्य नहीं है। अर्थात जितने भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए हैं, अगर हमें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि किसी एक के पक्ष में हम वोट अनिवार्य रूप से दें। हमें कोई पसंद नहीं आ रहा तो हम नोटा का बटन दबाकर आ सकते हैं तथा सभी प्रत्याशियों को रद्द करने का कानूनी अधिकार इन्हें प्राप्त है, जिससे इन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व मतदान पत्र में उपर्युक्त में से कोई नहीं अर्थात नन ऑफ द अबव का विकल्प होना चाहिए। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को यह टिप्पणी कि मतदान से इनकार किया 17A रजिस्टर में दर्ज करना होती थी। ऐसा नहीं है कि नोटा के बटन के पहले ये विकल्प नहीं था, ये विकल्प था। अर्थात कोई भी मतदाता है वो पीठासीन अधिकारी के पास जाकर वोट देने से इनकार कर सकता था और पीठासीन अधिकारी या कहना चाहिए उस क्षेत्र का जो चुनाव अधिकारी है, उस बूथ का जो चुनाव अधिकारी है, वो ये शिकायत 17A रजिस्टर में दर्ज करता था। लेकिन अब ये नोटा का बटन दिया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला लागू होने पर भारत भी अब उम्मीदवारों को नकारने का अधिकार नागरिकों को प्रदान करने वाला विश्व का 14वां देश बन गया है। चुनाव सुधारों से ही संबंधित एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाताओं को उनके द्वारा दिए गए मत की रसीद प्रदान करने का निर्देश भी चुनाव आयोग को 8 अक्टूबर वर्ष 2013 को दिया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रेल प्रणाली स्थापित करनी होगी। क्या क्या प्रणाली होती है ये? VVPAT प्रणाली अर्थात वोट वेरीफायर पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें आप लोगों ने देखा होगा जब आप वोट देने गए होंगे कि ये जो EVM मशीन होती है, आप जो भी वोट देते हो उस वोट की रसीद जो है आपको यहाँ पर दिख जाती है। फरवरी 2013 में नागालैंड के चुनावों में 21 केंद्रों पर VVPAT मशीनों का इस्तेमाल किया गया। EVM मशीन में अब प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी का फोटो भी रहेगा। इस व्यवस्था की शुरुआत मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव वर्ष 2015 नीमच जिले की गरोड़ तहसील के उपचुनाव में पहली बार की गई थी कि EVM मशीन में अब उम्मीदवार के नाम के साथ साथ उसका फोटो भी अनिवार्य कर दिया गया। इसी प्रकार एक बहुत ही अच्छी प्रणाली है राइट टू रिकॉल या कॉल टू रिजेक्ट, अर्थात कोई प्रतिनिधि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा और वो चुन लिया गया है तो आप उसे वापस भी बुला सकते हो, लेकिन ये विधानसभा लोकसभा चुनावों में अभी तक लागू नहीं है। राइट टू रिकॉल से आशय उस लोकतांत्रिक अधिकार से है जिसका प्रयोग कर जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि का काम संतोषजनक ना पाए जाने, उसके भ्रष्टाचार में लिप्त होने या पद का दुरुपयोग करने की स्थिति में उसे पद से हटा सकती है। जबकि राइट टू रिजेक्ट में उम्मीदवार को नकारने का अधिकार है, यानी सारे उम्मीदवार में से कोई नापसंद होने का अधिकार, वही जो अभी अपन ने पढ़ा है नोटा। सर्वप्रथम राइट टू रिकॉल की बात करें तो यह समग्रता से प्राप्त न होकर भारत के कुछ राज्यों के निचले स्तरों पर यह अधिकार लागू मिला है या यह अधिकार लोगों को मिला है। ये बड़े चुनावों में लागू नहीं है, अर्थात विधानसभा व लोकसभा के चुनावों में ये स्थिति अभी लागू नहीं की गई है, लेकिन कुछ ही राज्यों में ये चीज लागू है जिसमें चुने हुए उम्मीदवार को वापस भी बुलाया जा सकता है। यह वह पद्धति है
जिसके द्वारा निर्वाचक किसी भी निर्वाचित पदाधिकारी या सदस्य को, चाहे वह कार्यपालिका का हो या विधानमंडल का, वापस बुला सकता है, अर्थात पदच्युत करा सकता है। यदि मतदाताओं की एक निश्चित संख्या किसी प्रतिनिधि के विरुद्ध आवेदन पत्र भेजे तो उस पर जनता का मत लिया जाता है। यदि निर्वाचकों का बहुमत प्रतिनिधि को पदच्युति के पक्ष में है तो प्रतिनिधि को आपदस्थ किया जा सकता है। भारत में वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में यह व्यवस्था शुरू की गई थी, अर्थात अगर प्रतिनिधि पसंद नहीं है तो उसे हम वापस बुला सकते हैं। ठीक है। कुछ समय पूर्व बिहार में भी स्थानीय निकायों के प्रशासन में राइट टू रिकॉल एक्ट लागू किया गया। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखें तो इतिहास काफी पुराना है। यूनान में एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार लोगों को मिला था, और ये सबसे पुराना अधिकार है जिसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब एक प्रतिनिधि को चुन लिया जाए और वह सही तरीके से काम ना करे तो जनता ने चुना है, इसलिए जनता ही उसे पदच्युत कर सकती है, अर्थात उसे पद से हटवा सकती है। जबकि कानूनी रूप से स्विट्जरलैंड में लागू किया गया था, किंतु अधिकार अमेरिकी राज्यों में ही चलन में है। मतलब अमेरिका में काफी जोर शोर से यह अधिकार चलन में है। भारत में इसकी मांग सबसे पहले जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1974 में संपूर्ण क्रांति के समय की थी। इस संबंध में तारकुंडे समिति का सुझाव है कि चुनाव में जीतने के बाद संविधान की शपथ लेकर जनप्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करने वाले की निगरानी के लिए जिस चुनाव क्षेत्र से वे चुने जाते हैं वहां के मतदाताओं का कुल मतदान होने के आधार पर 51% लोग यदि अपने प्रतिनिधि को नकार दें तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाना चाहिए। ये सुझाव दिया था किसने? तारकुंडे समिति ने। इसके बाद उस जनप्रतिनिधि को सफाई का मौका देने के साथ ही पद से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में दोबारा चुनाव होगा। अब जो जीतेगा वही जनप्रतिनिधि होगा। अब यदि राइट टू रिजेक्ट को देखें तो इसका आशय प्रत्याशियों को नकारने से है। इस हेतु चुनाव आयोग ने वर्ष 2007 में सरकार से लिखित मांग की थी कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व्यवस्था में प्रत्याशियों को खारिज करने की व्यवस्था करे यदि उम्मीदवार को सापेक्ष ना कराने को मिले वोटों की संख्या ज्यादा हो तो किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जाए और नए उम्मीदवार को लेकर पुनः चुनाव संपन्न कराया जाए। दोबारा चुनाव तभी संपन्न होगा जब इसके लिए विधेयक लाया जाए। तो राइट टू रिजेक्ट तो हमको मिल गया है नोटा के रूप में, लेकिन राइट टू रिकॉल का ये जो अधिकार है ये अभी भी कुछ ही राज्यों में निचले स्तर के चुनावों में ही मिला है। निकट भविष्य में हम देखेंगे शायद मिल जाए और शायद ना भी मिले। तो इतना ही हम निर्वाचन आयोग के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इसके आगे का हम थर्ड पार्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू।